हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम का अगला लेक्चर करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में एक ब्रीफ आइडिया। तो थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, याद रखिए, एक्सोक्राइन नहीं या फिर होल ग्लैंड की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में। ठीक है, तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, अब ये थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है? ये आप हमारा नेक रीजन है, जो कि एसोफेगस यहाँ पे होता है, पीछे में एसोफेगस और आगे में ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया हमारा आगे की तरफ होता है एंटेरियर साइड में, उसके जस्ट पीछे एसोफेगस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है ट्रैकिया और ये हमारा नेक वाला रीजन है, जहाँ पे हमारे ये कहाँ पे ये लाई करता है, C5 से T1 तक। ठीक है, C5 का मतलब हो गया सर्वाइकल 5, यानी पीछे में जब वर्टिब्रा हम लोग पढ़ेंगे तो C5 होता है सर्वाइकल 5 और थोरैक्स 1, वहाँ तक ये लाई करता है। ठीक है, तो इट्स क्लैप। क्लैप क्या होती है? वर्ड क्लैप होती है, ये जो साइड वाला आपको दिख रहा है ये वाला, ये होती है क्लैप। ठीक है, ये वाली क्लैप आर कवर एंटेरियर। क्लैप जो है एंटेरियर साइड में कवर कर रही है, यानी ट्रैकिया के आगे में, एंड लैटरल सरफेस, उसके साइड में भी, लैटरल सरफेस को भी, यानी साइड में और एंटेरियर साइड दोनों जो होता है ट्रैकिया पे कवर करता है। ठीक है, ये हो गई ट्रैकिया, इसके साइड में भी और इसके सामने में भी कवर कर रहा है। और फेरिंग्स, ऊपर होती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के जस्ट नीचे होती है लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया के जस्ट पीछे होती है एसोफेगस, ट्रैकिया के पीछे में होती है एसोफेगस होती है। ठीक है, तो इसको ये कवर करता है लेटरली और सामने से। ठीक है, एज लाइक ए सील्ड। किस तरह से? ये ऐसा लगता है कि एक सील्ड की तरह है। ठीक है, ट्रैकिया के आगे और पीछे में होता है, सॉरी पीछे में नहीं, ट्रैकिया के आगे, ठीक है, एंटेरियर और लैटरल पोर्शन साइड में होता है, तो जस्ट लाइक ए सील्ड की तरह, एक कवर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसलिए थायराइड का मीनिंग क्या होता है? सील्ड लाइक। थायराइड का मीनिंग क्या होता है? सील्ड लाइक। तो अगर पूछा जाए कि कौन से ग्लैंड है जो सील्ड की तरह काम करती है, तो वो होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी कलर क्या होती है, येलोविश ब्राउन या फिर हाईली वेस्कुलर। ठीक है, ये येलोविश ब्राउन होती है इसकी कलर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेसल्स होती है, इसलिए लिखा गया है हाईली वेस्कुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन मैंने बताई C5 यानी सर्वाइकल 5। C का मतलब होता है सर्वाइकल, ठीक है, और T का मतलब होता है थोरैक्स। ठीक है, तो सर्वाइकल 5 से T1 तक, ठीक है, इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग सी सर्वाइकल पढ़ते हैं, थोरैक्स पढ़ते हैं, लंबर पढ़ते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड, क्योंकि वर्टिब्री हमारा कहाँ होता है? पीछे की तरफ होता है ना, पोस्टेरियर एरिया से। ठीक है, लैटरल लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड का लैटरल लोब क्या होता है? ये देखिए, ये जो हमारा होता है ये लैटरल लोब होता है, क्योंकि ये साइड में है तो इसलिए इसे लैटरल लोब बोला जाता है। तो थायराइड ग्लैंड का जो लैटरल लोब होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बाई सेंट्रल इस्थेमस। ठीक है, सेंट्रल इस्थेमस यानी ये वाला जो पोर्शन होगा इस्थेमस कहलाता है, इससे जो होता है ये दोनों पोर्शन जो होता है कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये इसका शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। आप देख रहे हैं कि एक चौकार इसकी शेप है, तो इसका शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल है, जबकि ये लैटरल लोब जो है वो कोनिकल है। ठीक है, ये कोनिकल है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कोनिकल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये दोनों जो है लैटरल, इसको कौन कनेक्ट करता है? इस्थेमस कनेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी वेट देख लीजिए 30 ग्राम होती है अप्रॉक्स। ठीक है, फीमेल में ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है मेल के कंपेरिजन में। फीमेल में जो होता है इनलार्ज हो जाता है, कब इनलार्ज हो जाता है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है या फिर प्रेगनेंसी रहती है, तो उस टाइम में इसका जो शेप होता है थोड़ी इनलार्ज हो जाती है फीमेल में। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड देखते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड इनक्लोज्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप का होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप का। ठीक है, और इसको एक कैप्सूल होती है जो कि यहाँ से कवर करती है। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल होती है। ये कैप्सूल जो होती है ट्रू और फॉल्स दो तरह की होती है। जो अंदर वाली कैप्सूल होती है वो ट्रू होती है, ट्रू कैप्सूल, और जो बाहर वाली कैप्सूल होती है वो होती है फॉल्स कैप्सूल। ठीक है, याद रखिएगा, दो कैप्सूल होती है, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। ठीक है, अब इनसाइड ग्लैंड के अंदर जो होती है फॉलिकल्स होता है। ठीक है, ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं गोल गोल, ये पूरी एक जो है ना, एक ये जो सर्कुलर शेप है ये फॉलिकल्स कहलाती है।
ठीक है। और ये जो फॉलिकल्स है फॉलिक्यूलर सेल से लाइंड होती है, मतलब कहने का मतलब कि ये जो एक सेल दिख रहा है ना, ये एक सेल, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये एक सेल, ठीक उसी तरह बहुत सारा सेल है। तो एक फॉलिकल्स जो है इस तरह के कई सारे सेल से ये लाइनिंग होती है, इसकी लाइन होते हैं, इसका मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक सेल है ना, एक सेल, ठीक है, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पूरे सर्कुलर स्ट्रक्चर को फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉलिक्यूलर सेल्स जो हो सकते हैं वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं इनका शेप, या फिर कॉलमनार भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिक्रेशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनार भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पूरी देखिए, ये हमारा पूरी एक फॉलिकल्स हो गई, ठीक है। इसमें जो ये एक सेल है, ठीक है, ये होगी फॉलिक्यूलर सेल्स, जो कि क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनार शेप भी हो सकती है, या फिर इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बोल देते हैं। ये जो है हार्मोन रिलीज जो करती है वो थायरोक्सिन 3 यानी T3 और T4 की रिलीज कराती है, ठीक है। ये रिलीज करके अंदर की तरफ भेजती है, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ, फिर ये बाहर की तरफ पास आउट होता है प्लाज्मा में, मैं बताऊँगी कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो होती है फ्लूइड भरी होती है, ये यहाँ पे अंदर में फ्लूइड भरी होती है, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो है उसको बोलते हैं कोलाइडल मटेरियल, जो कि पिंक कलर का होता है, ठीक है। और उसके बीच में ये बहुत सारे फॉलिकल्स दिख रहे हैं, इसके बीच में मैंने रेड जो दर्शाया है, वो जो रेड है वो है फॉलिकल्स के बीच में पारा फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं वो पारा फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं इन बिटवीन द फॉलिकल्स, ठीक है। ये सारे फॉलिकल्स हैं सर्कुलर शेप के, इनके बीच में पारा फॉलिकल सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग सी सेल्स भी बोलते हैं या फिर क्लियर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इससे कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन रिलीज होता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है। T3, T4 कहाँ से रिलीज हो रहा है, फॉलिक्यूलर सेल से, ठीक है। और जबकि कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज हो रही है, पाराफॉलिकल सेल से, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा लैंग्वेज ग्रुप में देख लें। और बी भी, यहाँ पे मैंने बी भी दर्शाया, यहाँ भी, यानी हर जगह इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स, ये सारे ये एरिया में ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर समझ आई। अब हम चलते हैं आगे। इन द सेंटर ऑफ ईच फॉलिकल, फॉलिकल के बीच में, ये जो फॉलिकल पूरी थी, ठीक है, इसके बीच में ये वाली, ठीक है, यहाँ पे हीमोजेनस जो स्नोफिलिक मटेरियल रहते हैं, जो कोलाइडल मटेरियल हम जिसे बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कोलाइडल मटेरियल। स्नोफिलिक होती है यानी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स वगैरह भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, स्नोफिल भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ईच फॉलिकल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ कोलाइडल्स, ठीक है। प्रत्येक जो फॉलिकल्स है, ठीक है, ये सारे जो फॉलिकल्स हैं इसमें कोलाइडल मटेरियल जो है डिफरेंट अमाउंट में रहेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड। अगर ग्लैंड की सिक्रेटरी एक्टिविटी या फिर किसी फॉलिकल की एक्टिविटी इंक्रीज कर गई तो वहाँ पे जो कोलाइडल मटेरियल होगा वो ज़्यादा होगा। जिस किसी फॉलिकल की एक्टिविटी डिक्रीज कर गई, ठीक है, उनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, वो T3 T4 को कम बना रहा है, तो उसके पास कोलाइडल मटेरियल कम होगा, ठीक है। पाराफॉलिक्यूलर सेल्स जो कि इन बिटवीन फॉलिकल्स के बीच में होते हैं, ये सारा पाराफॉलिकल सेल्स, ठीक है, जो कि कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं, ठीक है, कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं, जो कि कैल्शियम बैलेंस में ब्लड के कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। मैं आगे बताने वाली हूँ कैल्शियम रेगुलेशन कैसे होता है, उसे मैं बताऊंगी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ग्लैंड की ज़रूरत होती है। हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए 2 ग्लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जब तक मैं पाराथायराइड ग्लैंड नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको नहीं समझ आएगा कैसे रेगुलेशन होती है, ठीक है। तो दोनों जब मैं ग्लैंड पढ़ा लूँगी तो एक सेपरेट लेक्चर में उस पर बनाऊँगी, जो कि जिसमें कैल्शियम लेवल को रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉलिक्यूलर सेल से T4 और T3। T4 को थायरोक्सिन भी बोलते हैं या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। इसको T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, ठीक है। पाराफॉलिक्यूलर सेल से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखिए बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसकी पूरी चार्ट है, उससे समझिए कि कैसे इसकी सिंथेसिस होती है और कैसे इसका सिक्रेशंस होता है, ठीक है। ये हमारा पूरा जो है एक फॉलिक्यूलर सेल्स हो गया, क्योंकि T3 T4 कहाँ से निकलता था, फॉलिक्यूलर सेल से निकलता था, और फॉलिक्यूलर सेल से निकल के वो बाहर की तरफ जाता था, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आयोडीन की, ठीक है।
तो सबसे पहले हम जो आयोडीन लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, आयोडाइड फॉर्म में लेते हैं। हम आयोडीन नहीं लेते हैं, हम उसका आयन लेते हैं, आयोडाइड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हम आयोडीन लेते हैं वो आयोडाइड फॉर्म में लेते हैं। अब यहाँ पे जो क्या होती है, यहाँ पे आयोडीन पंप होती है। जो हमारा इस तरह का जो फॉलिकल्स था, ये एक एक सेल जो है, ये फॉलिकुलर सेल्स जो है, ये फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स हो गया। तो एक सेल जो, ये एक जो सेल है, यहाँ पे आयोडीन पंप लगे होते हैं। क्या होता है, आयोडीन पंप। इसके थ्रू आयोडीन अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोडीन पंप होता है, तो आयोडीन की ट्रैपिंग किस रूप में होती है, आयोडीन फॉर्म में। हमने लिया खाने में किस रूप में लिया आयोडीन को, आयोडाइड फॉर्म में। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए हमें आयोडीन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयोडीन ट्रैपिंग होती है और आयोडीन अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन पंप होता है, जिसके थ्रू इस तरह से पंप होता है, इसके थ्रू अंदर आता है। फिर यहाँ पे आयोडीनेशन होती है, थायरोक्सिन होती है, ठीक है, थायरोसिन होती है, सॉरी, थायरोसिन होती है, जिससे आयोडीन रिएक्शन होती है और वो बनाता है मोनो आयोडोथायरोसिन या फिर डाई आयोडोथायरोसिन, ठीक है, मोनो आयोडोथायरोसिन और डाई आयोडोथायरोसिन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको MIT या फिर डाई से मतलब डोनेट किया गया। अब यहाँ पे देखिए मोनो, जब एक आयोडीन जुड़ेगा थायरोसिन से, ठीक है, जब एक आयोडीन जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, मोनो, ठीक है। जब दो आयोडीन जुड़ जाएगा तो डाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे T3 चाहिए और T4 चाहिए, यानी हमें 3 आयोडीन चाहिए और 4 आयोडीन चाहिए। तो मोनो के साथ जब डाई मिल जाता है, ठीक है, इसके पास एक आयोडीन है, इसके पास 2 आयोडीन है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ट्राई आयोडोथायरोसिन, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। मोनो और डाई 2 मिल गया, 3 बन गया, तो T3 हो गया। जब वही डाई आयोडोथायरोसिन जो है ये 2 बार जुड़ जाता है, अपने ही मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है, तो टेट्रा बना लेता है, T4 बना लेता है, ठीक है। और फिर वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आई। हम आयोडाइड फॉर्म में लेते हैं आयोडीन को, फिर वो आयोडीन जो है वो ट्रैप होती है फॉलिकुलर सेल्स में बाई आयोडीन पंप, ठीक है। आयोडीन पंप से वो नीचे की तरफ आती है, मतलब फॉलिकुलर सेल्स में आती है। फिर वहाँ पे थायरोसिन होती है जो कि आयोडीनेशन कराती है, फिर मोनो आयोडोथायरोसिन बनती है और डाई आयोडोथायरोसिन बनती है। जब मोनो और डाई आपस में जुड़ते हैं तो T3 बनाते हैं। जब डाई और डाई, ठीक है, इसके पास 2 है, फिर एक और डाई आयोडोथायरोसिन से जुड़ता है तो T4 बनाता है, ठीक है। और फिर वहीं T3 T4 जो होती है प्लाज्मा में रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। एक्शन क्या होती है, इसका काम क्या क्या होता है। पहला, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR रेट को इंक्रीज करता है, यानी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देता है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन की डाइजेशन को इंक्रीज कर देता है, उनकी ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। डिक्रीज सर्कुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उसको डिक्रीज कम करने में कोशिश करता है, ठीक है। हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी हार्ट रेगुलेशन भी करता है ये। इसकी फंक्शन आप देख रहे होंगे कितने मतलब बॉडी रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। रेगुलेट ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इंक्रीज O2 कंजप्शन बाय टिश्यू, हमारे सेल और टिश्यू के द्वारा O2 कंजप्शन, ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये BMR रेट को इंक्रीज कर देता है, यानी मेटाबॉलिक रेट जो है हमारी बॉडी में अगर इंक्रीज करती है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सांस लेना शुरू कर देते हैं। इससे ब्रीदिंग जो होती है बहुत गहरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशंस, हमें पता होना चाहिए कि इसकी सेक्रेशंस जो है रेगुलेट कैसे होती है, कब ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड से TRH यानी थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि मैंने बताया है पहले, अगर ये रिलीज होती है तो ये कहाँ काम करती है, एंटेरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी पे जब ये काम करती है तो TSH रिलीज होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर वो TSH कहाँ काम करती है, थायराइड ग्लैंड पे काम करती है। जब वो थायराइड ग्लैंड पे काम करती है तो वहाँ से T3 और T4 रिलीज होता है। ये TSH जो होता है ना, ये हेल्प करता है आयोडीन ट्रैपिंग पे, आयोडीन ट्रैपिंग में, ठीक है। आयोडीन ट्रैपिंग यानी कि आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ट्रैप हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 बने,
ठीक है। टीआरएच रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, वो काम करता है एंटेरियर पिट्यूटरी पे। फिर वहाँ से टीएसएच रिलीज हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर वो थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, वहाँ से आयोडीन की ट्रैपिंग बढ़ जाती है। जब आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 बनता है, ठीक है। लेकिन जब ब्लड में, ये तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव फीडबैक हुआ, ठीक है। जब ब्लड में T3 और T4 का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है तो वहाँ से एक निगेटिव फीडबैक जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी और साथ साथ हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास भी, ठीक है। वहाँ से निगेटिव फीडबैक ये जाती है कि तुम TSH को रिलीज ही मत करो। जब TSH यहाँ से रिलीज नहीं होगा तो आयोडीन की ट्रैपिंग नहीं होगी, और आयोडीन की ट्रैपिंग नहीं होगी तो T3 T4 बनेगा नहीं। फिर दूसरा जाती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास निगेटिव फीडबैक कि TRH मत रिलीज करो। जब TRH रिलीज नहीं होगी तो TSH ही रिलीज नहीं होगी, जब TSH रिलीज नहीं होगी तो आगे T3 T4 रिलीज नहीं होगी, ठीक है। इसकी रेगुलेशन समझ में आई। हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कैल्सीटोनिन, ठीक है। कैल्सीटोनिन एक और हार्मोन जो कि T3 T4 तो हम लोगों ने देख लिया, उसकी एक्शंस भी देख ली, उसकी रेगुलेशंस भी। T3 T4 भी के बाद एक और जो आती है कैल्सीटोनिन आती है, जो कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। प्रोड्यूस बाय पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या फिर सी सेल्स, जो कि पैराफॉलिक्यूलर सेल्स मैंने बताया स्ट्रक्चर में कहाँ होता है, फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच में होता है। हेल्प टू लोअर द सीरम कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये डिक्रीज करता है। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करता है। कैल्सीटोनिन जो है वो उसे कम करता है। एक लेवल होनी चाहिए ना, एक रेंज होता है हमारे कैल्शियम लेवल का ब्लड में, लेकिन अगर वही ज़्यादा हो जाए तो कैल्सीटोनिन रिलीज होने लगती है और उसे कम करने की कोशिश करती है। ये कहाँ कैल्सीटोनिन काम करती है, बोन पे और किडनी में, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया है तो किडनी क्या काम करेगी, उस कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करेगी। तो कैल्सीटोनिन जो है कहाँ काम करने लगता है, किडनी पे काम करता है। जब ये किडनी पे काम करता है कैल्सीटोनिन तो वहाँ से इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन यूरिन में कैल्शियम और फॉस्फेट को बाहर निकालने शुरू कर देता है। यूरिन से कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया है, ठीक है। दूसरा ये कहाँ काम करता है, बोन्स पे, ठीक है। बोन्स पे क्या कर देता है, इनहिबिट द बोन रीअब्जॉर्प्शन। हमारे बोन में हमेशा मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं, यानी हमेशा नया ऑस्टियो सेल्स बनते रहते हैं और उनका डिजनरेशन होते रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, हमारी बोन से कैल्शियम जो होता है एब्जॉर्ब होते रहता है ब्लड में, लेकिन ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है कि वहाँ बोन से तुम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मत लाओ, ठीक है। तो एक तो ये बोन पे काम करता है, दूसरा किडनी पे, किडनी से बाहर निकालना शुरू कर देता है और बोन पे उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है ताकि कैल्शियम वहाँ से निकल के बाहर ना आए बोन से, ठीक है। अब इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देखिए। अप्लाइड एनाटॉमी है कि इसके बढ़ जाने या फिर घट जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड हार्मोन अगर इंक्रीज कर जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म जब इंक्रीज कर जाता है T3 T4 तो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होने लगती है, तो वो कहलाती है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी T4 T3 का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होना। हाइपोथायरॉयडिज्म डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, हाइपो मतलब डिक्रीज। मिक्सडिडेमा ड्यू टू सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, तो उस केस में मिक्सडिडेमा होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या है ये, याद रखिएगा, ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यून डिजीज, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है तब वो मिक्सडिडेमा में बदल जाती है। ग्वाइटर क्या होती है कि विजिबल, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत बढ़ जाती है, उसकी साइज हमें दिखती भी है, विजिबल इनलार्जमेंट हमें बढ़ी हुई दिखती है उसकी साइज, ठीक है। तो विजिबल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का जब शेप और साइज इंक्रीज कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, आयोडीन डिफिशिएंसी। आयोडीन की जब हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारा जो फॉलिकल्स होता है, ठीक है, वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है या फिर अपनी नंबर्स को इंक्रीज कर लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को ट्रैप करे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारा जब एक किडनी निकाल दी जाती है बॉडी से ना, मान लेते हैं किसी पेशेंट की एक किडनी निकाल दी जाती है तो दूसरी किडनी जो होती है, जो बची रहती है शरीर में, वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है ताकि वो पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर सके,
उसका भी काम वो थोड़ा कर सके, ठीक है, जो किडनी निकाल दे चुकी है, ठीक है। उसी तरह ये क्या करता है कि जब इसमें फॉलिकल सेल्स के पास आयोडीन की कमी होती है तो ये अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को ले सकें, तो इसीलिए इनकी साइज इंक्रीज कर जाती है। ये हाइपोफंक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर थायराइड ग्लैंड बहुत कम काम कर रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो, तो ये दोनों केस में ग्वाइटर हो सकते हैं, ठीक है, इनकी साइज इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक्स पे अगर कोई दूसरा लेक्चर चाहिए, थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर और नोट्स कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।